हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो कि गुट निरपेक्षता यानी नेम की कमजोरियां हैं और आलोचना है। बार बार ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में रिपीट होता है और वे सभी स्टूडेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, या फिर वो ग्रेजुएशन में, या फिर अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए वो गुट निरपेक्षता की आलोचना को पढ़ना चाहते हैं, गुट निरपेक्षता की विफलता को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एसओएल, एनसीवेब, रेगुलर या फिर इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स को। तो भाई गुट निरपेक्षता आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स पे डील करेंगे कि भाई गुट निरपेक्षता की क्या विफलता है, क्या कारण है और क्या क्या इसकी आलोचनाएं हो सकती है। हालांकि ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जो है नेम का आप लोगों के लिए जल्दी आएगा, जिसके अंदर हम और भी पॉइंट्स इसमें करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ बात करेंगे कि भाई गुट निरपेक्षता की जो आलोचना है वो इस आधार पे की जाती है कि भाई गुट निरपेक्षता की जो नीति है यानी उसे अवसरवादी नीति या काम निकालने की नीति कहा जाता है। ज़्यादातर गुट निरपेक्षता की जो आलोचना है वो किसने करी है, तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिम के विद्वान रहे यानी वे सभी विद्वान जो अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के रहे, उन सभी ने गुट निरपेक्षता की जो नीति है इसको एक अवसरवादी या काम निकालने की नीति कही है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है ये उन सभी देश के लिए जो गुट निरपेक्ष में शामिल है उनके लिए सिर्फ काम निकालने भर की नीति रह गई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण भी आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो गुट निरपेक्षता के जो देश हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वो गुट निरपेक्ष इसलिए बने, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल इसलिए हुए क्योंकि वो अमेरिका और सोवियत संघ को पसंद नहीं करते थे, या फिर पसंद करते भी थे तो ज़्यादातर वे देश शामिल हुए थे जो लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आज़ाद हुए और वो अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय उस समय की परिस्थितियाँ इस हिसाब की थी कि ज़्यादातर देशों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम समाजवादी गुट में शामिल होते हैं या फिर हम पूंजीवादी गुट में शामिल होते हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो स्वरूप रहेगा, अर्थव्यवस्था जो है उसका नियंत्रण जो होगा उन महाशक्तियों के हाथ में चला जाएगा जिसमें भी हम शामिल होंगे। इसीलिए गुट निरपेक्षता अपनी विदेश नीति का एक अलग संचालन करना चाहते थे, स्वतंत्र संचालन करना चाहते थे, जिसके संदर्भ में उन्होंने गुट निरपेक्ष को अपनाया। बट यहाँ पर जो पश्चिमी विद्वान है वो कहते हैं गुट निरपेक्षता जो है वो एक सिद्धांतहीन नीति है, यानी वे सभी देश जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे वो सिर्फ अपने काम निकालने की या फिर अवसरवादी इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि गुट निरपेक्षता के जो देश थे ज़्यादातर दोहरी कसौटी पे थे। वो गुट निरपेक्ष में शामिल इसलिए हुए थे क्योंकि वो पूंजीवाद का भी लाभ लेना चाहते थे और वो समाजवाद का भी लाभ लेना चाहते थे। वो दोहरी कसौटी पे थे, इस शब्द का आपको ध्यान रखना है। उनका मानना था कि भाई पश्चिम और साम्यवादी दोनों में से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, लेकिन अगर वो किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाता तो वो अमेरिका के लाभ से वंचित हो जाता, और अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता तो सोवियत संघ के लाभ से वंचित हो जाता। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि भाई गुट निरपेक्षता के जो देश हैं वो दोहरी कसौटी पर थे। दोहरी कसौटी का मतलब है वो काम निकालने के लिए, वो दोनों तरफ से अपना लाभ कमाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस नीति को अपनाया था। अब इसके अलावा अब देखिए आपके पेपर में एग्जाम में दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला गुट निरपेक्षता की आलोचना कीजिए और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई गुट निरपेक्षता की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्वेश्चन ये होता है कि आपको उसकी बुराई तो करनी है, लेकिन उसकी बुराई के साथ में उसकी बुराई की कमी कैसे ना की जाए, या ऐसे लोगों के भी तर्क बताने होते हैं आपको जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उनकी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे डॉक्टर एस.एम. राजन, इन्होंने इस आलोचना यानी पश्चिमी आलोचना जो गुट निरपेक्षता को लेकर है उनका उत्तर देते हुए कहा है कि भाई गुट निरपेक्षता की नीति कोई अवसरवादी नीति नहीं थी। बेशक विदेश नीति के संचालन के लिए सभी देशों ने अपने स्वतंत्र रूप से इसको अपनाया था, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि गुट निरपेक्षता लोगों ने इसलिए अपनाया क्योंकि वो किसी भी गुट में शामिल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके बाद से वो दोबारा से
उपनिवेश बन सकते थे और उनका जो भी विदेश नीति है उनका संचालन जो है वो खुद स्वयं नहीं कर पाते, इसीलिए गुटनिरपेक्षता की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कि भाई सिद्धांततः और अनुपयुक्त एवं अव्यवहारिक नीति। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो गुटनिरपेक्ष है वह अव्यवहारिक नीति थी। आलोचक इस आधार पर आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि भाई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हम ये देखते हैं कि आलोचक इस तरीके से आलोचना करते हैं कि भाई गुटनिरपेक्षता एक ऐसा संगठन बना जो कि बाकी सभी संगठनों से अलग रहा, बाकी सभी संगठनों से अलग रहा। और हर एक संगठन की क्या होते हैं, कोई ना कोई सिद्धांत होता है और कोई ना कोई उसके गुण जरूर होते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्षता का जो आलोचना है वो इस आधार पे किया जाता है कि भाई गुटनिरपेक्षता बेसिकली बना इसलिए था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में बना था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो दुनिया दो गुट में विभाजित हो गई। लेकिन शीत युद्ध के काल में इन्होंने जो एक छत्र या एक छाया प्रदान करने का काम किया था, गुटनिरपेक्षता के देशों ने ऐसे देशों के लिए तीसरा विकल्प दिया जो अमेरिका और सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं होना चाहते और अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन करना चाहते हैं। परंतु अब आज के जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि भैया ये एक अव्यवहारिक नीति हो चुकी है। यानी गुटनिरपेक्षता अपने जिन उद्देश्यों को लेकर बनी थी कि भैया हमें दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, आज वो उद्देश्य इनका जो है वो पूरा हो चुका है। और इस वजह से ये कहा जाता है कि भाई जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो उसके जो जिस मूल सिद्धांत से ये बनी थी उस मूल सिद्धांत को अब क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और जो गुटनिरपेक्ष, क्योंकि अब शीत युद्ध रहा ही नहीं, शीत युद्ध के संदर्भ में ही बना था, तो अब इसको भी खत्म कर देना चाहिए, उनका ये आलोचना करना है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने गुटनिरपेक्षता की आलोचना करते हुए कहा है कि भाई गुटनिरपेक्षता के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या है कि व्यवहारिक रूप से या तो सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखते थे, जैसे कई देशों का नाम आया है इसमें। सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति का मतलब है कि वो ज़्यादातर समाजवाद को पसंद करते थे। वो कहने के लिए कहते थे कि हम गुटनिरपेक्ष में, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, परंतु ज़्यादातर देश जो है वो इनडायरेक्टली रूप से उनमें शामिल दिखते हैं। जैसे भारत की बात करें, जैसे घाना की बात करें, जैसे वर्मा यानी म्यांमार की बात करें, या फिर हम क्यूबा की बात करें, तो ये सभी देश वैसे तो कहते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, बट अगर हम देखें तो क्यूबा मिसाइल संकट आपने पढ़ा है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान भी आपने देखा कि जो क्यूबा था वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। आगे आप वर्मा के बारे में जब पढ़ेंगे शीत युद्ध के काल में, तब आपको पता चलेगा कि वर्मा भी भाई किस तरीके से सोवियत संघ के खेमे में, हमें लगता है कि उसी के साथ था। अब डॉक्टर MS राजन जी हैं, वो लिखते हैं कि भाई अभी तक गुटनिरपेक्षता में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अब गुटनिरपेक्ष का सदस्य था और वो क्या हुआ हो कि भाई गुटनिरपेक्ष की नीति को त्याग कर उसने साम्यवादी व्यवस्था अपना ली। लेकिन कई देश ऐसे थे जो पहले समाजवादी थे, उन्होंने अपनी समाजवादी नीति को छोड़ दी और वो बल्कि गुटनिरपेक्ष बन गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूगोस्लोवाकिया का नाम याद रखना है। कई बार हम देखते हैं, ऐसा हमें कई बार दिखता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आज वीडियो का पार्ट 1 है जिसके अंदर हमने ये बात करी। हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे साम्यवादी देश हैं जो गुटनिरपेक्षता की, भाई देखो कई सारे देश ऐसे हैं गुटनिरपेक्षता की जो साम्यवादी पहले एक समय पर देश थे और उन पर अगर सोवियत संघ ने अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करी है तो सोवियत संघ की उन्होंने आलोचना भी करी है। देखो कई बार ऐसे दो मुद्दे हैं। सबसे पहला 1956 का मुद्दा है, कब, जब हंगरी के विरुद्ध सोवियत संघ ने अपनी सैनिक कार्रवाई करी थी, तो उस समय नेम ने इसकी आलोचना करी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि भाई नेम का असली स्थापना कब हुआ। तो पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, बट जो अफ्रो एशियाई सम्मेलन, एकता सम्मेलन होता, उसी के अंदर नेम की स्थापना हो गई थी, जो कि 1954 से 1955 के बीच में है। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई 1956 में इन्होंने आलोचना करी नहीं कि नहीं करी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं तब तक तो गुटनिरपेक्ष बना ही नहीं था, पर ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नींव जो है 3 देशों ने रख दी थी। ये क्लास 12 की NCERT आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बयां करती है। इसके बाद में
सेकंड पॉइंट है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का पॉइंट कॉन्सेप्ट कब आया? 1968 में। इस मामले में भी चेकोस्लोवाकिया में भी जब सोवियत संघ ने अपनी सैनिक हस्तक्षेप किया था तो इसमें भी गुटनिरपेक्षता ने उसकी क्या कही थी, खुलकर इसकी आलोचना करी थी। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम ये देखते हैं कि भाई गुटनिरपेक्षता की आलोचना किस आधार पे होती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कहते हैं गुटनिरपेक्षता को खत्म हो जाना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुटनिरपेक्ष का समर्थन आज भी लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा बाह्य सहायता पर आधारित, यानी गुटनिरपेक्ष का अगर हम संगठन देखें तो संरचनात्मक ढांचा तो उसका गरीब देशों से मिलकर बनाए, विकासशील देशों से मिलकर बनाए, जिस वजह से कोई बड़ा आर्थिक संगठन नहीं है। अगर हर एक देश के बारे में बात करें, जो भी संगठन होता है उसके अंदर कोई ना कोई ताकतवर देश होते हैं, उनके ऊपर वो सारा का सारा संगठन निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको संगठन मिल जाएंगे। नाटो की बात करें तो नाटो में अमेरिका का सस्टेनेबिलिटी था। वार्सा की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम देखें तो सोवियत संघ का था। बट गुटनिरपेक्ष में ऐसा कोई भी समृद्ध देश नहीं था जो उसकी वजह से आगे चल सके, और इस वजह से गुटनिरपेक्षता की ज़्यादातर जो देश थी उसकी सबसे बड़ी विफलता ये रही कि वो अपनी आर्थिक शक्ति के लिए, अपने रक्षात्मक कार्यों के लिए वो बड़ी महाशक्तियों पर निर्भर रहती थी, बड़ी महाशक्तियों पर निर्भर रहती थी। और इसीलिए उन पर ये आरोप लगते थे बार बार कि भैया आप तो उस गुट में शामिल हो, परंतु अगर हम देखें व्यवहारिक रूप से वो उनसे शक्ति आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे, परंतु वो उस गुट में शामिल नहीं थे। ये आप लोगों को याद रखना है। आलोचकों का क्या तर्क है? आलोचकों का ये कहना है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता के तथ्य के रूप में मानकर चलती है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कहते हो भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं किसी भी गुट में नहीं हूँ, मैं तो अमेरिका में भी नहीं हूँ और सोवियत संघ में नहीं हूँ, और सोवियत संघ से आप मदद ले रहे हो, आर्थिक रूप से पैसा ले रहे हो, तो दुनिया जब आपको देखेगी तो आपको यही बोलेगी ना कि भाई आप तो उस गुट में शामिल हो, आपकी वो मदद कर रहा है, आप उससे पैसा ले रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पर थी। हम आलोचक यही कहते हैं कि यदि कोई राष्ट्र है किसी से सहायता लेता है तो वो उस पर आश्रित हो ही जाता है, और कहीं ना कहीं वो उसके खेमे में हमें शामिल दिखाई देता ही देता है। तो भाई यही था आप सबके लिए आज की वीडियो। ये पार्ट 1 थी, और अगली पार्ट में हम ये देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की आप आलोचना और किन किन आधारों पर कर सकते हैं। अगर आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिली हो और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।